मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 12 में सबसे पहला हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये रदरफोर्ड ने दिया था और रदरफोर्ड वो वैज्ञानिक है जिन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट तो दिया ही है, इसके साथ ही साथ इन्होंने प्रोटॉन की खोज भी की थी, ठीक है, और इन्होंने अपना मॉडल भी दिया है। तो इसको सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं। एट द सजेशन ऑफ रदरफोर्ड के सजेशन पर इन 1911 में एच गीगर एंड ई मार्सडन परफॉर्म्ड एन इंपोर्टेंट एक्सपेरिमेंट। जो यहां पर एच गीगर है ये एक वैज्ञानिक है और दूसरे वैज्ञानिक है ई मार्सडन, ठीक है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया रदरफोर्ड के कहने पर, ठीक है। तो एक तरह से ये दोनों सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में। बता रदरफोर्ड रहे हैं और कर ये दोनों रहे हैं, ठीक है। कार्ल गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इन्होंने इसको किया है तो उसको गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट है, बट सारा का सारा जो सजेशन है या फिर जो एक तरह से बताने का जो कार्य है, ठीक है, वो या सपोर्ट करने का कार्य है वो रदरफोर्ड का है, तो इसको रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इन दोनों से बड़े वैज्ञानिक यहां पर रदरफोर्ड है और उन्होंने रोल प्ले किया है इसमें, इस एक्सपेरिमेंट में। उनसे ज्यादा जो रोल प्ले है वो रदरफोर्ड ने किया है इस एक्सपेरिमेंट में। इट कंसिस्ट ऑफ, ये कंसिस्ट करता है, नंबर फर्स्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। देखिए अल्फा पार्टिकल कहां से आएंगे तो उसका सोर्स इसमें होगा, ठीक है, उसको समझ लेते हैं। द रेडियोएक्टिव सोर्स पोलोनियम इमिट्स हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स। ये जो रेडियोएक्टिव सोर्स है पोलोनियम, ये पोलोनियम क्या करता है, हाई एनर्जी के अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करता है। इससे इमिट मतलब निकलते हैं यहां से, ठीक है। देयरफॉर पोलोनियम इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसलिए जो पोलोनियम है वो एक सोर्स की तरह यूज होता है अल्फा पार्टिकल्स के, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल कौन निकाल रहा है, पोलोनियम निकाल रहा है। नंबर सेकंड, थिन गोल्ड फॉइल, एक पतली गोल्ड की फॉइल है, सोने की पन्नी है। इट इज ए गोल्ड फॉइल ऑफ थिकनेस नियरली 10⁻⁻⁶ मीटर। तो यहां पर एक गोल्ड फॉइल है, सोने की पन्नी है, जिसकी थिकनेस जो है 10⁻⁻⁶ मीटर है, ठीक है। तो काफी पतली पन्नी है ये। अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड बाय दिस फॉइल, और अल्फा पार्टिकल इस फॉइल से क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। स्कैटर्ड मतलब इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। द फॉइल टेकन इज थिन टू अवॉइड द मल्टीपल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। बहुत ज्यादा स्कैटरिंग ना हो, एक ही बार स्कैटरिंग हो, इसलिए गोल्ड फॉइल को थिन लिया गया, ठीक है। इसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट, सिंटिलेशन काउंटर। सिंटिलेशन काउंटर समझ लेते हैं एक बार। बाय दिस द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इन अ गिवन डायरेक्शन में बी काउंटेड। देखिए ये एक तरह की मशीन है सिंटिलेशन काउंटर। ये क्या करेगा, जो अल्फा पार्टिकल्स जो स्कैटर्ड हो रहे हैं गिवन डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में, उनको काउंट करेगा, उनकी गिनती करेगा। द एंटायर एपरेटस इज प्लेस्ड इन अ वैक्यूम, और पूरा का पूरा एपरेटस वैक्यूम में रखा गया है, वहां पर वैक्यूम क्रिएट किया गया है, ठीक है। चैम्बर टू प्रिवेंट एनी एनर्जी लॉस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, जिससे कि किसी भी अल्फा पार्टिकल्स का एनर्जी लॉस ना हो, ठीक है। तो वैक्यूम में इसलिए किया गया इसको, ड्यू टू देयर कोलिजन्स विद एयर मॉलिक्यूल्स, और एयर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होते हैं, इनके कोलिजन होते हैं। देखिए भाई इसके बाद बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स। ऑब्जर्वेशंस की और कंक्लूजन्स की। ऑब्जर्वेशन मतलब विश्लेषण और कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। नंबर फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। देखिए ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है वो पास हो जाते हैं गोल्ड फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है, बिना डिफ्लेक्ट हुए। देखो यहां पर ये एक्सपेरिमेंट है, जैसा हमने पढ़ा उसी तरह से है। ये पोलोनियम है, पोलोनियम सोर्स है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। पीओ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम पीरियोडिक टेबल में।
PO पोलोनियम अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स है। ये एक थिन गोल्ड फॉइल है और यहां पर स्क्रीन लगी हुई है जिंक सल्फाइड की, ठीक है। ये Zn किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिंक को, और S4 सल्फाइड, जिंक सल्फाइड मिला के इसका पूरा नाम होगा, S सल्फर को दिखाता है, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड हो गया। स्क्रीन ये डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर काउंटिंग करेगा कि कितने यहां पर अल्फा पार्टिकल इस तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो देखो ज्यादातर जो है वो अनडिफ्लेक्टेड है। देखो ये वाली रे देखो ये सीधी निकल गई क्योंकि एटम्स के बीच में गैप है, एटम्स मिले हुए नहीं है सारे, एटम्स के बीच में जो गैप है वहां से ये रे निकल गई इस तरह से, ठीक है। ये भी इस तरह से निकल गई, देखो सीधी निकल गई। तो ये रे अनडिफ्लेक्टेड गई, सीधी गई, ज्यादातर इसमें अनडिफ्लेक्टेड जाती है रे। दिस इंप्लाइज दैट मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज होलो, ये इंप्लाई करता है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या है, होलो है, ठीक है। अंदर उसके सॉलिड न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर वाला खाली हिस्सा है। नंबर सेकंड, अल्फा पार्टिकल्स आर स्केटर्ड थ्रू ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स पर अल्फा पार्टिकल स्केटर्ड हो रहे हैं। देखो ये वाला यहाँ किनारे पे टकरा के और कैसे गया इधर अलग एंगल पे, ये वाला अलग एंगल पे, और ये रिवर्स बैक हो गया, इसका रिट्रेस हो गया पाथ, ठीक है। अब आगे समझ लेते हैं इसमें। सम अल्फा पार्टिकल्स आर नियरली 1 in 2000, 2000 में से एक जो होता है सफर स्केटरिंग थ्रू एंगल्स मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा स्केटर होने वाला इतने एंगल पे वो एक होता है कोई 2000 में से, ठीक है। वाइल ए स्टिल स्मॉल नंबर नियरली 1 in 8000, 8000 में से कोई एक लगभग इनकी संख्या कम है, रिट्रेस देयर पाथ, वो रिट्रेस करता है। देखो यहां पर 2000 में से कोई एक रे ऐसी होती है जो 90 डिग्री से ज्यादा पे डिफ्लेक्ट हो रही है या फिर बोल सकते हैं स्केटर हो रही है, और 8000 में से कोई एक ऐसी रे है जो यहां पर रिट्रेस हो रहा है जिसका पाथ वो 180 डिग्री पे वापिस आ रही टकरा के, ठीक है। और कुछ रे यहां पर ऐसी भी है जो 90 से नीचे भी है, मतलब 90 डिग्री से नीचे एंगल बना के स्केटर हो रही है, ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट, द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इन्फ्लुएंस द स्कैटरिंग प्रोसेस, ठीक है। जो स्कैटरिंग प्रोसेस है उसको जो निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स जिनको बोलते हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, ठीक है, ये उन पे प्रभाव नहीं डालते हैं। दिस इंप्लाइज दैट नियरली होल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सारा का सारा जो मास है एटम का वो कंसंट्रेटेड है कहां पे, न्यूक्लियस में, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मतलब इस पे कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन होने से फर्क नहीं पड़ रहा है यहां पे, जबकि न्यूक्लियस के चारों ओर तो क्या फैल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट में, बट वो इलेक्ट्रॉन्स इसको इफेक्ट नहीं करते, ठीक है, इसके स्कैटरिंग प्रोसेस को। देखिए भाई समझते हैं शॉर्ट कमिंग्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, दो कमियां है इसमें। सबसे पहली जो कमी है वो स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कहीं भी स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया, ठीक है। तो जो स्टेबिलिटी है वो एटम की, वो किस तरह से स्टेबल रहेगा एटम, इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस हैव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये सीधी सी बात है कि यहां पर ये एटम है एक और बीच में एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और ये हो गया आपका एटम, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं इसके चारों ओर। तो यहां पर क्योंकि गोल घूम रहे हैं तो गोल घूमने की वजह से सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वर्क करेगा, AC वर्क करेगा। फ्रॉम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एनी एक्सेलरेटेड पार्टिकल विल रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सीधी सी बात है कि अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की थ्योरी देखी जाए तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स किसको दिखाता है, डायनेमिक मतलब मोशन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मोशन को दिखाता है ये। तो यहां से देखा जाए तो जो एक्सेलरेटेड पार्टिकल है वो लगातार रेडिएट करता है एनर्जी,
इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स। ईएम वेव्स यहीं से तो ओरिजिनेट होती है, कुछ ईएम वेव्स एटम से ही तो निकलती है, वो एनर्जी जो रेडिएट होती है उसकी फॉर्म में निकलती है जब ये अपने ऑर्बिट को चेंज करता है, हायर से लोअर में जाता है तब। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी वर्क कर रहा और ये एनर्जी को रेडिएट भी कर रहा है, मतलब ये लॉस ऑफ एनर्जी भी कर रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी। तो इन चीजें करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी डाउन होती चली जाएगी, डाउन होती चली जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो, और वो जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी कहां रही एटम की? एटम की स्टेबिलिटी इन्होंने इसको एक्सप्लेन ये नहीं कर पाए, रदरफोर्ड, ये इनका पहला फेलियर है। ठीक है, और इसमें होता क्या है एक्चुअल में, लगातार इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, सिर्फ वो हायर ऑर्बिट में जाते हैं ज्यादा एनर्जी लेके सन से, सनलाइट से ज्यादा एनर्जी लेके हायर में चले गए, फिर वापिस एनर्जी को इमिट करके ईएम वेव्स की फॉर्म में लोअर ऑर्बिट में आ गए, अपने वापिस जिस ऑर्बिट में थे उसमें आ गए। ठीक है, तो होता तो इस तरह से है कि एनर्जी सन से मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को, एक्सटर्नल जो एनर्जी एक तरह से मिलती है बाहर से, तो सन से मिलती है, बट यहां पे इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो पहली शॉर्टकमिंग, पहली कमी है इनकी, फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड, लीनियर स्पेक्ट्रम एक्सप्लेनेशन। एक इन्होंने लीनियर जो जिसको लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं उसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने गलत किया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड मॉडल जो है एटम का, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द ऑर्बिट्स ऑफ ऑल पॉसिबल रेडियस। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में सभी पॉसिबल रेडियस में। तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट अलग अलग रेडियस में है, तो उन सभी में ही इलेक्ट्रॉन जो पॉसिबल होती है उनमें क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व मतलब घूमते हैं। दे शुड इमिट द वेव्स ऑफ ऑल वेवलेंथ्स, इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट अलग अलग है। अब यहां पर ये पहला ऑर्बिट है, फिर इसके बाद दूसरा ऑर्बिट है, फिर यहां पे एक और तीसरा ऑर्बिट है। तो जो नंबर ऑफ यहां पर वेव्स है जो ऑल वेवलेंथ्स होंगी, सभी वेवलेंथ्स की क्या होंगी, वेव्स यहां पर इमिट होंगी, निकलेगी। ठीक है, सो द ऑब्टेन्ड स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो ऑब्टेन्ड स्पेक्ट्रम क्या है, यहां पर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, बट एक्सपेरिमेंट फैक्ट्स वर डिफरेंट एंड ऑब्टेन्ड स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम वाज लाइन स्पेक्ट्रम। तो यहां पर जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं, ठीक है, रदरफोर्ड्स जो एक्सपेरिमेंट है उसमें उन्होंने जो ऑब्टेन किया है वो डिफरेंट है, वो उन्होंने अलग बात यहां पे ऑब्टेन की और उन्होंने ऑब्टेन किया है लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो दूसरा फेलियर ये है। ठीक है, तो दूसरा जो शॉर्ट कमी या कमी जो है वो ये है। ठीक है, तो दो कमियां हैं जिनको आगे चल के एक वैज्ञानिक आएंगे बोहर इन दोनों कमियों को तो सुधारेंगे ही और एक सही व्यवस्थित ढंग से अपना मॉडल देंगे वो। ठीक है, तो और अच्छे काम किए उन्होंने, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की है। ठीक है, देखिए भाई अब पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर वो वैज्ञानिक है जिन्होंने रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया और एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट या एक फॉर्मूला फॉर्मेट में अपने जो एजम्पशंस हैं उनको दिया। ठीक है, फॉर्मूले के साथ इन्होंने अपने एजम्पशंस दिए। ठीक है, और डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से इन्होंने अपने सारे एजम्पशंस को समझाया। तो सबसे पहला है फर्स्ट एजम्पशन। पहला एजम्पशन है इन एन एटम इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज परफेक्ट मल्टीपल ऑफ h/2π। तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर उन ऑर्बिट में जहां पर एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल है। मतलब एंगुलर मोमेंटम यहां पर एंगुलर मोमेंटम जो होगा mvr बराबर nh/2π होगा। ठीक है, इतने किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है,
इफ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल m एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज स्मॉल r एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी, रेडियस क्या है ऑफ द सर्कुलर पाथ इज स्मॉल r एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई, और n की वैल्यू 1 2 3 सॉन इनफाइनाइट तक है, वेयर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। तो स्मॉल n यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, या फिर हम स्मॉल n को बोलते हैं यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन द सेलेक्टेड ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ जो सेलेक्टेड ऑर्बिट है न्यूक्लियस के चारों ओर उनमें ही घूम सकता है, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर हमने पहले भी बनाया, ये एटम है, एटम के बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, यहां पे ये एटम हो गया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। नंबर 2 सेकंड एजम्पशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन परमानेंट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो परमानेंट ऑर्बिट में मूव करता है। ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बाहर मूव कर रहे हैं। कैन नॉट इमिट एनर्जी, अगर परमानेंट ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इमिट नहीं कर सकता एनर्जी को, ठीक है। तो उस समय में ये एनर्जी इमिट नहीं कर सकता क्योंकि कोई चेंज इसके अंदर नहीं हो रहा, इसकी एनर्जी कांस्टेंट बनी हुई है, वो कांस्टेंट एनर्जी से मूव कर रहा। सो एन एटम आल्सो रिमेन्स स्टेबल, तो एक एटम कैसा रहता है, स्टेबल रहता है, मतलब बना रहता है उसी चीज में, ठीक है। तो स्टेबल बना रहेगा ये, ठीक है। इसके बाद इसमें एक बात ये समझने की है कि जब ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा इलेक्ट्रॉन, तब ये इमिट करेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव। जैसे अगर कोई यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है और ये नीचे वाले ऑर्बिट में फर्स्ट में आ जाए, किसी ऊपर वाले में है ये इलेक्ट्रॉन, तो ये एनर्जी को ईएम वेव की फॉर्म में इमिट करेगा। ये क्या है, ईएम वेव, ठीक है, इस तरह से करेगा। नंबर थर्ड असम्पशन, तीसरा एग्जम्पशन है व्हेन एन एटम गेन्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, जब एक एटम गेन करता है एनर्जी आउटसाइड से, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम गिव्स इट्स ऑन ऑर्बिट, तो एटम जो होता है लीव कर देता है इसका ऑर्बिट, अपना ही ऑर्बिट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है जब बाहर से एनर्जी गेन करता है तो गेन करने के बाद वो हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। अब ये पहले वाले में कोई मूव कर रहा, फॉर एग्जांपल पहले वाले में कोई मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन और उसको बाहर से एनर्जी मिल गई n = 1 n = 2, तो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, हायर ऑर्बिट में चला गया, ठीक है। जब ये वापस आएगा तो एनर्जी को ईएम वेव की फॉर्म में इमिट करेगा, ठीक है। Our orbit and transit to orbit of higher energy, or one can say then it reaches in excited state। तो हायर ऑर्बिट ये जिसको एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं, वहां पे चला गया ये, बट इलेक्ट्रॉन कैन रिमेन इन दैट ऑर्बिट अप टू शॉर्ट टाइम 10⁻⁵ सेकेंड। तो वहां पर जो रहेगा ये बहुत ही कम समय के लिए रहेगा, 10⁻⁵ सेकेंड के लिए रहेगा, एंड कम्स बैक टू इट्स अवर ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी, और वापिस आ जाएगा अपनी लोअर एनर्जी में, एंड इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ बोथ द एनर्जी लेवल। और ईएम वेव की फॉर्म में एनर्जी को इमिट करेगा दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल, इवन लोअर एनर्जी E2 हायर एनर्जी, एच प्लांक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी, ये E को दिखा रहा है h न्यू इक्वल टू E2 - E1 इतने जूल। देखिए स्टूडेंट, अब डिस्कस करते हैं एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम, उसके ऑर्बिट जो उसका पहला ऑर्बिट है, ठीक है, उसके हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट के लिए रेडियस के लिए हमें फॉर्मूला निकालना है। एक बार लैंग्वेज पढ़ देते हैं फिर डायग्राम से कैलकुलेट करेंगे। लेट E, M and V आर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास एंड स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। E क्या है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, M मास है इलेक्ट्रॉन का, और V क्या है, स्पीड है इलेक्ट्रॉन की। एंड इट इज मूविंग इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल r, और ये एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है रेडियस स्मॉल r के।
Ze is the positive charge on nucleus. Ze क्या है? पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे. Where Z is an atomic number. Z एक एटॉमिक नंबर है फॉर हाइड्रोजन एटम. Z equals to 1. तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का होता है 1. The necessary centripetal force for an electron to move in the circular path. जो जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स है इलेक्ट्रॉन के लिए सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए इज प्रोवाइडेड बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स. वो किसके द्वारा प्रोवाइडेड है? जो अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. देन देखिए न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या नहीं? किससे? अट्रैक्टिव फोर्स से. और वो एक तरह का इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बोलेंगे उसको. तो इसका डायग्राम आप ऐसे बना सकते हैं कि यहां पर आप एक न्यूक्लियस दिखाओ प्लस जेड ई, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए दिखाएंगे. मैं फर्स्ट ऑर्बिट ले रहा बस. यहां पर ये एक एटम है हाइड्रोजन का, एटम ऑफ S2 हाइड्रोजन, ठीक है. और मैं n इक्वल्स टू 1 ले रहा हूं यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट. इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यहां पे और रेडियस इसकी स्मॉल r है, मास इसका स्मॉल m है और वेलोसिटी इसकी v है, ठीक है. स्पीड इसकी v है यहां पे. और जो यहां पर n की वैल्यू 1 हमने ले ली है, फर्स्ट ऑर्बिट है. फर्स्ट ऑर्बिट क्या निकालना हमें? रेडियस निकालनी इसकी. रेडियस क्या, यहीं से बहुत सारी चीजें निकलेंगी. रेडियस निकाल लेंगे सबसे पहले तो, ठीक है. अभी सबसे पहले मैं रेडियस निकालता हूं इसकी. कैसे निकाल लेंगे रेडियस? देखो भाई सीधी सी बात है कि जब कोई चीज गोल घूमती है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स वर्क करता है जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर पाथ पे घूमने की वजह से. और यहां पे दो अपोजिट चार्ज हैं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा यहां पर, जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे. तो यहां पे दो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. न्यूटन का थर्ड लॉ है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो यहां पर जो दोनों फोर्स हैं एक दूसरे के बराबर होंगे, बैलेंस करेंगे. तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर किसके होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स के. इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है. सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या बोलेंगे हम? Fc. इलेक्ट्रिक फोर्स को Fe, ठीक है. सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? 1/4πε0 और Q1 की जगह पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q2 की जगह पर चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है. ये हो जाएगा यहाँ पे. और अपॉन r² यहाँ पे आ जाएगा नीचे. अब इसको सोल्व कर लेते हैं. सोल्व कैसे करेंगे इसको? r से एक पावर कट गई, एक पावर काट दो r से. अभी सोल्व करेंगे इसको. एक पावर कट के कितना आ गया है? mv² बराबर e²/4πε0r. इक्वेशन 1 डाल लो. एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? देखिए ये गोल घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे. यहां जो होगा एंगुलर मोमेंटम, कौन सा होगा? एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम होगा mvr = nh/2π, आई थिंक nh/2π, ठीक है. तो ये हो गया हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला. इसका स्क्वायर कर लो दोनों साइड. तो दोनों साइड इसका स्क्वायर कर लेते हैं और इसे सोल्व कर लेंगे. स्क्वायर करके इसको सोल्व करके आंसर आ जाएगा. तो स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड दोनों ओर जब स्क्वायर करेंगे तो m² v² r² n²h²/4π², ठीक है. यहां से इक्वेशन 1 से 2 को डिवाइड कर लो तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका. 2 को 1 से कर लो, डिवाइड इक्वेशन 2/1, डिवाइड इक्वेशन 2/1, ठीक है. तो 2 को जब 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? m² v² r² अपॉन में mv²
इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर अपॉन में ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ठीक है, कुछ कट रहा है, काट लो उसको। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, एम से एम, पाई से एक पावर कट गई, 4 से 4 कट गया, जो बचा उन्हें लिख लो एम आर स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर अपॉन पाई ई स्क्वायर। ठीक है, ये बच गया नहीं हमारे पास। और एक आर से आर पावर कट गई, और क्या बचा हमारे पास, बस। तो आर इक्वल्स टू कितना, ये नीचे ले आओ, तो एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। ये आर हमारे पास रेडियस आ गई इतने मीटर। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि आर जो प्रोपोर्शनल है वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर हम n की वैल्यू 1 बढ़ाएंगे तो r की वैल्यू 1 बढ़ेगी, n की 2 बढ़ाएंगे, जब दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे तो r रेडियस 4 गुना हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरह से रेडियस बढ़ती चली जाएगी स्क्वायर के हिसाब से, ऑर्बिट के प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर के, r प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिट का स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो एक बात समझ लो यहाँ पे कि यहां पे मोशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और जब भी कोई चीज मोशन करती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी K बराबर हाफ mv स्क्वायर, इक्वेशन 1 डाल दो इसे। ठीक है, और यहीं से ही हम इसको सोल्व करके इसका फॉर्मूला बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, अभी v स्क्वायर की वैल्यू रखनी, बस आंसर आ जाएगा सीधा। वी स्क्वायर की वैल्यू आप कहीं से भी निकाल सकते हो उसकी, चाहे तो एम वी स्क्वायर के फॉर्मूले से निकाल लो, या फिर हम मोमेंटम के फॉर्मूले से भी निकाल सकते, कहीं से भी रख लो। वैल्यू रखेंगे, सब में वही आंसर आएगा, आंसर सेम आएगा। तो एम वी आर बराबर कितना पढ़ा हमने, एन एच अपॉन 2 पाई, यही तो पढ़ा हमने। ठीक है, ये आर है, आर की वैल्यू हमें पता ही है कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो इसलिए पाई से पाई कट गया, एन से एक पावर एच से एक पावर। अब इसको ऊपर ले जाओ, एम ई की स्क्वायर अपॉन, ये नीचे ले जाओ, एम से एम कट रहा है, देखना है यहाँ पे एम से एम कट रहा है, नहीं ये वी भी आएगा यहाँ पे, एम से एक एम ये कट गया, तो एम ऊपर नहीं जाएगा, बस यहीं पे रहेगा एम। तो एम से एक एम कट गया, 2 नीचे है ही ऑलरेडी वहां पे, ई स्क्वायर ऊपर चला गया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये एन एच भी नीचे आ गया, एक एन एच बच गया ना, एक एन एच नीचे आ गया यहाँ पे। तो ये एन की वैल्यू आ गई हमारे पास। बस अब ये एन की वैल्यू उठा के इक्वेशन यहाँ रख दो, एन की वैल्यू उठा, नहीं ये वी की वैल्यू आ गई, वी की वैल्यू आ गई है, वी की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। देखो आर की वैल्यू रख ली यहाँ पे, जो कट रहे थे एक पावर काट ली, पाई से पाई काट लिया, एम से एम काट लिया, ई स्क्वायर ऊपर ले गए वहां, और एप्सिलॉन नॉट एन एच ये बचा यहाँ पे नीचे ले गए। बस इसको उठा के वहां रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ वी, पुट द वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन 1। तो के बराबर हाफ एम, वी की वैल्यू ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, के इक्वल्स टू, ये हो गया, इसका स्क्वायर है तो ये हो गया कितना, हाफ एम ई की पावर 4, 2 का हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, के बराबर हो जाएगा हाफ छोड़ो, 2 4 जा 8 लिखो सीधा, एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इतने जूल आ गई काइनेटिक एनर्जी। क्या यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये ऑर्बिट से ऊपर है, आर रेडियस है इसकी, तो आर रेडियस पे है, रेडियस एज ए हाइट वर्क कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हाइट पे होती है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आर रेडियस पे होने की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी।
पोटेंशियल एनर्जी। क्या फॉर्मूला है भाई पोटेंशियल एनर्जी का? U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस में आएगा E इंटू माइनस E अपॉन में R, क्योंकि देखो अगर हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज E ले रहे हैं तो प्रोटॉन का माइनस E लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी किस किस के बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में निकलेगी, तो उसका माइनस E ले लेंगे। तो U इक्वल्स टू कितना, हाफ एप्सिलॉन नॉट माइनस E स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी निकाली थी भाई हमने, एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन में पाई ME स्क्वायर, ये तो निकाल ली थी। ठीक है, तो U इक्वल्स टू कितना, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने के बाद माइनस M, पाई से पाई कट गया, E की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N स्क्वायर H स्क्वायर, इतना जूल। ठीक है, अब इसके बाद में टोटल एनर्जी निकाल लो। T इक्वल्स टू TE, टोटल एनर्जी TE लिख दूं, K प्लस U निकलेगा ये। ठीक है, इसको खाली E लिख लो आप, टोटल एनर्जी को मैं E लिख रहा हूं, आसानी रहेगी लिखने में। E बराबर K प्लस U, तो E बराबर K की वैल्यू कितनी, K की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, ME की पावर 4 हमने कैलकुलेट किया अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर NE स्क्वायर H स्क्वायर, और U की माइनस ME की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर NE स्क्वायर H स्क्वायर। अब इसमें कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है उसको ले लो बाहर, 1/8 माइनस 1/4 ME की पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर NE स्क्वायर H स्क्वायर। अब यहाँ पर यह आ जाएगा 8 एलसीएम आ गया, 1 जा 8 4 2 जा 8, ME की पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N स्क्वायर H स्क्वायर। तो E बराबर माइनस 1/8 ME की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N स्क्वायर H स्क्वायर। तो हम इसे कंबाइन फॉर्म में माइनस ME की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N स्क्वायर H स्क्वायर लिख सकते हैं। एक बात आप कॉमन देखो यहाँ पे कि K भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है N स्क्वायर के, Z की वैल्यू तो 1 ले ही रहे हैं हम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए, U भी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है N स्क्वायर के, और यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल N है, बस नंबर ऑफ ऑर्बिट ही बदल रहा। हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 ले ली, अगर किसी और के लिए लोगे तो Z की वैल्यू बदल जाएगी, Z एटॉमिक नंबर। ठीक है, N ऑर्बिट बदल रहा, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हाँ हम निकाल लेंगे यहाँ पे, लेकिन अगर हम दूसरे ऑर्बिट के लिए निकालना है तो फिर ये आएगी वैल्यू। ठीक है, और इतने जूल, और E भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है N स्क्वायर के। ठीक है, देखो भाई वैल्यू ऑफ R फॉर N इक्वल्स टू 1, N इक्वल्स टू 1 के लिए मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए R की वैल्यू, R इक्वल्स टू फॉर्मूला हमने पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन पाई M स्क्वायर, इतने मीटर। इन सब की वैल्यू उठा के रख दो आप, और फिर आंसर आएगा इसका। N इक्वल्स टू तो 1 है पहला ऑर्बिट, H प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.6 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होगी यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की होती है 9 10 की पावर 9, तो वो ऊपर ले आओ ये नीचे आ जाएगा, तो 1/4 पाई 9 इंटू 10 की पावर 9, और यहाँ पर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर माइनस 31, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पर कितना होगा 1.6 10 की पावर माइनस 19, इतने गुलाम। ठीक है, इन सब वैल्यू को रखो, सीधा आंसर आएगा। तो R इक्वल्स टू एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई 9 10 की पावर 9। ठीक है, n की वैल्यू 1 का स्क्वायर 6.6 10 की पावर माइनस 34 का स्क्वायर अपॉन में पाई की वैल्यू है 22/7 9.1 10 की पावर माइनस 31, e की 1.6 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे
और सोल्व करने के बाद जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, मीटर में आएगी, फिर उसको आप एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5 अप्रोक्सीमेटली इतने एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट की इसकी क्या है, रेडियस है, r1 निकाल रहे हैं आप। ये तो r का फॉर्मूला, तो हम r1 कैलकुलेट कर रहे हैं जहां n की वैल्यू 1 है। ठीक है, आपको कोई भी वैल्यू निकालनी तो इस तरह से n की वैल्यू 2 रख के, 3 रख के, 4 रख के निकल जाएगी। इस प्रोपोर्शनल से r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर से सारी वैल्यू निकल जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से एनर्जी का फॉर्मूला बनाते हैं। एनर्जी का क्या फॉर्मूला बनेगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहे हैं हम, और रेडियस भी हाइड्रोजन एटम के लिए थी, वो फर्स्ट ऑर्बिट की निकाल ली थी हमने वहां पे। एनर्जी देखते हैं, एनर्जी का क्या फॉर्मूला बनेगा। आपने जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बना वो क्या आया, माइनस me की पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, ये हमारे पास, और 8, ये फॉर्मूला बना है हमारे पास एनर्जी का। इसमें आप सारी वैल्यू पुट कर दो। ये जूल में है, किसमें है, जूल में। जब मैं इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कन्वर्ट करूंगा तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल। तो 1 eV से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 1 e से, तो 1 e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, e से डिवाइड करके ये बदल गया किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। e से एक पावर कट गई, 3 पावर बच गई वहां पे, तो ये आ गया हमारे पास माइनस me की पावर 3 8 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। n को तो छोड़ दो आप, n को तो जू का तू रखो, और सारी की सारी वैल्यू बदल दो। m 9.1 10 की पावर माइनस 31, e इक्वल्स टू 1.6 10 की पावर माइनस 19, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई 1 अपॉन 4 पाई इंटू 9 10 की पावर 9 इंटू h इक्वल्स टू 6.6 10 की पावर माइनस 34 इतने जूल सेकेंड। ये सब वैल्यू आप रखो यहाँ पे, तो ये सब वैल्यू रख देंगे हम। हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो सिर्फ n की बचेगी, तो माइनस का साइन एज इट इज, m रख दिया हमने 9.1 10 की पावर माइनस 31, फिर हमने e रख दिया 1.6 10 की पावर माइनस 19 का क्यूब अपॉन, फिर हमने 8 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई 9 10 की पावर 9, फिर हमने n स्क्वायर एज इट इज रखा हमने यहाँ पे। ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, जेड की वैल्यू 1 लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रहे, h की वैल्यू 6.6 10 की पावर माइनस 34, ऐसा हमने वैल्यू रख ली। ये सब कैलकुलेट कर लो, n स्क्वायर बच जाएगा बस यहाँ पे, तो ये सब कैलकुलेट करके आ जाएगा 13.6, सब कैलकुलेट करके अपॉन n स्क्वायर इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फर्स्ट के लिए निकाल लो, n इक्वल्स टू 1 के लिए निकाल रहे हैं हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो n की वैल्यू 1 रखो, तो माइनस 13.6, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पहले ऑर्बिट की एनर्जी आ गई हमारे पास। इसी से ही आप सारे ऑर्बिट की निकाल सकते हो, क्योंकि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, सबकी। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम। देखिए भाई, अब समझते हैं हाइड्रोजन एटम के बारे में, उसकी एनर्जी लेवल को। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम, तो एनर्जी लेवल डायग्राम भी समझेंगे, उससे पहले आप इसमें जो सीरीज है, टाइप्स ऑफ सीरीज, उसे समझ लें। ठीक है, फिर कंबाइन फॉर्म में एक ही डायग्राम में सारी सीरीज आ जाएंगी। तो यहां पर सबसे पहले लाइमन सीरीज है। लाइमन सीरीज में क्या होता है, इन हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल से ट्रांजिट होगा इलेक्ट्रॉन। देखिए, हमेशा हायर से लोअर में जाएगा। अब कौन से हायर से कौन से लोअर में जाएगा, ये चीज यहां पर बदलेगी। जैसे हायर एनर्जी लेवल यहां पर दूसरा ऑर्बिट, तीसरा, चौथा, और इससे आगे जितने भी ऑर्बिट है उनसे टू फर्स्ट एनर्जी लेवल, और पहले में आएगा। इन सभी ऑर्बिट में से किसका आएगा, पहले में आएगा, फर्स्ट एनर्जी लेवल में। n1 इक्वल्स टू 1,
इट इमिट्स रेडिएशंस ऑफ डेफिनाइट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की है कि जब हायर से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, एनर्जी लेवल शो कर रहा है ऑर्बिट को, ठीक है, यहां पर, तो वो क्या इमिट करेगा, वो वेवलेंथ की डेफिनाइट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की जो रेडिएशंस है उन्हें इमिट करेगा, ठीक है। और अलग अलग तरह की वेव्स निकलेंगी यहां से। ए लाइन इज ऑब्टेन्ड इन स्पेक्ट्रम, एक लाइन बन जाएगी स्पेक्ट्रम में जिसको बोलेंगे लाइमन सीरीज, ठीक है। 1 लैम्डा बराबर r इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर मीटर इनवर्स। ये r क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है यहां पर ये, ठीक है। और वेयर n2 इक्वल्स टू 2 3 4 सो ऑन। बस अब यहां पर जितनी भी सीरीज होंगी उसमें गिनती कर लेंगे, बस 1 आ गया यहां पे और n2 की वैल्यू 2 से आगे तक हो गई, अगली वाली में 2 आ जाएगा और n2 की वैल्यू 3 से आगे तक की होगी। तो दूसरी है बामर सीरीज, इन हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम n2 इक्वल्स टू 3 4 5 सो ऑन लेवल 2 लोअर एनर्जी लेवल n1 इक्वल्स टू 2। तो इन वाले एनर्जी लेवल से जब दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिस्ट होती है कौन, जो इलेक्ट्रॉन है वो, देन इट इमिट्स रेडिएशंस ऑफ डेफिनाइट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो ये रेडिएशंस को इमिट करेगा जो डेफिनाइट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की होंगी। इन हाइड्रोजन एटम द ऑब्टेन सीरीज इज नोन एज बामर सीरीज, जो ऑब्टेन सीरीज होगी उसे बामर सीरीज बोलते हैं। द वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज इज 1 लैम्डा इक्वल्स टू r इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर मीटर इनवर्स, वेयर n2 इक्वल्स टू 3 4 5 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहां पर n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 3 और 3 से आगे की हो गई। इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे हम। देखिए भाई, इसके बाद हमारे पास है थर्ड नंबर पे पास्चन सीरीज। इन हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम n2 इक्वल्स टू 4 5 6 सो ऑन लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल n1 इक्वल्स टू 3। तो 3 में जब आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और कहां से आएगा, 3 से आगे वालों से, 4 5 6 और आगे वाले जो है उनसे, ठीक है। देन द इमिटेड रेडिएशंस गिव अ लाइन इन स्पेक्ट्रम। तो इमिटेड रेडिएशन क्या देती है, लाइन देती है स्पेक्ट्रम में। दिस सीरीज इज नोन एज पास्चन सीरीज, इस सीरीज को बोलते हैं पास्चन सीरीज। द वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, जो वेवलेंथ है पास्चन सीरीज की उसको इस तरह से हम दिखाते हैं 1 लैम्डा इक्वल्स टू r इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर मीटर इनवर्स, n2 इक्वल्स टू 4 5 6 सो ऑन, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 पे ब्रैकेट सीरीज है और अब 4 में आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पर इन हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम n2 इक्वल्स टू 5 6 7 सो ऑन टू लेवल n1 इक्वल्स टू 4, देन द ऑब्टेन एडिशंस गिव अ सीरीज नोन एज ब्रैकेट सीरीज। द वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 1 लैम्डा इक्वल्स टू r इंटू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर मीटर इनवर्स, n2 इक्वल्स टू 5 6 7 सो ऑन। तो यहां पर 4 में आ गया ब्रैकेट सीरीज में, और 4 से आगे क्या है यहां पर, वो हायर एनर्जी लेवल है और हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल है 4 में आएगा। नंबर 5 फुंड सीरीज, ठीक है। इन हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम n2 इक्वल्स टू 6 7 8 सो ऑन टू n1 इक्वल्स टू 5, देन इट इमिट्स रेडिएशंस। तो इमिट करता है रेडिएशंस को। द सीरीज ऑफ दीज रेडिएशंस इज नोन एज फुंड सीरीज। द वेवलेंथ ऑफ फुंड सीरीज इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 1 लैम्डा इक्वल्स टू r इंटू 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर मीटर इनवर्स, n2 इक्वल्स टू 6 7 8 सो ऑन। अब 5 में आएगा, हायर एनर्जी लेवल क्या है, 6 7 8 सो ऑन आगे तक के, और ये 5th एनर्जी लेवल में आएगा। देखिए रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, यहां पर r है रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। रिडबर्ग कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू है हमारे पास r इक्वल्स टू 1.097 10 की पावर 7 इतने मीटर इनवर्स, या अप्रोक्सीमेटली 1 इंटू 10 की पावर 7 भी लिखते हैं इसको। और जो वेवलेंथ का फॉर्मूला है वो 1 लैम्डा बराबर कॉमन फॉर्मूला जो है r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अगर लोअर और हायर एनर्जी लेवल में देखोगे तो n1 लोअर एनर्जी लेवल है और n2 हायर एनर्जी लेवल है, ठीक है। और यहां पर n2 की वैल्यू n1 से बड़ी होगी, सीधी सी बात है। और यहां पर अगर एनर्जी के डिफरेंस की बात करेंगे
तो एनर्जी के डिफरेंस में भी हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं E2 को E1 में से माइनस करता हूं, डेल्टा E भी लिख सकते हैं इसको, हम डेल्टा E लिख सकते हैं या फिर, तो ये -13.6 कॉमन आएगा, 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा E है ये इतने जूल। अब बात करते हैं एनर्जी लेवल की। देखिए एनर्जी लेवल बनाओ n1 से स्टार्ट करके ऐसे, ये n=1 है पहला ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ये n=2, ये n=3, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है भाई, n=4, ये n=5, ये n=6, ये n=7, ये n=8 और ये n=9 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से है यहाँ पर। ये क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। इसमें आप सीरीज को शो करें, पहले में जो आएगा, ऊपर कहीं भी हो, 2 या 2 से ऊपर कहीं भी हो, पहले में जो आ जाएगा वो लाइमन सीरीज है। इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से पहले में आए तो वो बनाएगा लाइमन सीरीज। ठीक है, लाइमन सीरीज है ये। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में आएगा तो वो हो जाएगा बामर सीरीज, लाइमन बामर सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल में तीसरे एनर्जी लेवल में आएगा तो वो हो जाएगा पाश्चन सीरीज, लाइमन बामर पाश्चन सीरीज। और जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से चौथे में आएगा तो वो हो जाएगा फुंड सीरीज, फुंड सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से 5वें में आएगा तो वो हो जाएगा नहीं, फुंड नहीं, चौथे वाले में आएगा तो होगा ब्रैकेट सीरीज, ये होगा ब्रैकेट सीरीज। और 5वें में आएगा तो फुंड सीरीज, फुंड सीरीज। ठीक है, पांचों सीरीज हो गई। अब इसमें जो एनर्जी का जो डायग्राम होगा, E1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। E2 कितना होगा, यहां पर रफ करके देख लो, -13.6, n का स्क्वायर 4 3 जा 12 और 1 और 6 16, 4 4 जा 16, इतना इलेक्ट्रॉन वो। E3 कितना होगा, -13.6, 9 1 जा 9 और कितना 4 और 6, 9 5 जा 45, 1 0, 9 1 जा 9। ठीक है, और E4 -13.6 अपॉन 16, तो कितना हो जाएगा, 16 से 0 पॉइंट माइनस का 0 पॉइंट तो 136 और 0 पॉइंट लगा दिया आपने, 136 है तो 16 8 जा कितने होते हैं हमारे पास, 128 8 जा, फिर कितना बच गया 8 0, 16 5 जा, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E5 तक निकाल दो बस, E5 तो -13.6 अपॉन 25, तो ये 5 टाइम्स और कितना बचा 110 और 4 टाइम्स, ये आ गया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई अगर आपको डाउट आ रहा है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।